दोस्तों, आज मैंने कोरोना 19 से रिलेटेड इश्यूज़ पर एक छोटा सा वीडियो बनाने की बात सोची है, क्योंकि मैंने देखा इस पे काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं। यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं और अदर कई प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं। और मैंने देखा, जो मैं अपने चैनल अवेयरनेस की दुनिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इवन मेरे बनाए गए कई वीडियोस को भी कई चैनल्स अपनी जगह अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डाल रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना वीडियो खुद ही बनाऊं और लोगों के लिए इसको प्रेषित करूं। और इसमें कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं देना चाहूँगा। और बनाने का तात्पर्य खाली यही है कि लास्ट 20 ईयर्स से मैं जो देश के हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मुझे समीप में रहकर काम करने का और अनुभव मिला है। तो मैंने कहा मैं अपना दृष्टिकोण भी इस बारे में कुछ प्रकट करूं। शायद आपको ये कुछ उचित लगे, सार्थक लगे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न खाली यही है कि ये कोविड-19 के बारे में, ये कोरोना है क्या एक्चुअली। यदि आप कोरोना की बात करें, कोरोना मतलब जिसमें जो पहला वर्ड जो सीओ है, सीओ कोरोना नॉमेनक्लेचर है इसका, वीआई वायरस के लिए है और डी फॉर डिजीज़ के लिए, मतलब कोरोना वायरल डिजीज़ के नाम से इसको कोविड-19 इसलिए बोला गया कि 2019 में इसको वुहान में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। अब रहा इसके बाद साइज़ की बात, इसका जो वायरल साइज़ है, आपके जो ह्यूमन हेयर होते हैं, जो हमारे अपने बाल हैं शरीर सर के ऊपर, उसके 1/900वें हिस्से से भी छोटा होता है। इतना छोटा होता है ये, मतलब ये जो है इसका जो वायरस है, मतलब आप यदि उसमें करें, ये 0.125 माइक्रोन के बराबर इसका साइज़ है। ये इतना छोटा वायरस है, लेकिन इसने तबाही मचा रखी है दुनिया भर के अंदर। आप देखिए कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे यूएस की बात करें, इटली की बात करें, इवन इंडिया, ब्राज़ील, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर भी इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स काफ़ी डेवलप्ड हैं और काफ़ी हेल्थ एक्सपेंडिचर उनके यहाँ जीडीपी का काफ़ी अच्छी प्रतिशत में रहता है। जबकि भारत में तो ये लगभग 1% से कम ही रहता है या 1% के आसपास ही रहता है। इतना एक्सपेंडिचर होने के बावजूद, इतना वेल डेवलप्ड हेल्थ सिस्टम होने के बावजूद उनके यहाँ केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि जो ये दिन पर दिन देखा कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं या एफडीए है, जैसे यूएस का सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा का है और डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है अपना, ये दिन पर दिन अपनी गाइडलाइंस स्ट्रेटजीज चेंज करते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन, विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, ये चेंज करते जाते हैं। अब देखा गया, पहले आप जैसे एफडीए की बात की जाए तो एफडीए ने पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में उन्होंने कहा था इमरजेंसी केसेस के अंदर, कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में उनकी गाइडलाइंस थोड़ी फिर चेंज हुई, अप्रैल के लास्ट वीक में गाइडलाइंस आती है, उसमें वो उसको स्टॉप करने की बात करते हैं, इमीडिएटली इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड देयर आर प्लेंटी ऑफ कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस इन दिस केस। तो इसलिए इसको बोलते हुए इन्होंने उसको स्टॉप करने की बात की। इसी से रिलेटेड एक घटना और घटी कि लेंसेट जैसे जर्नल के अंदर जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर जो पेपर पब्लिश हुआ था, उसको उनके ऑथर्स ने विड्रॉ करने की बात की कि उनका ये था कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इवन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग या जो डेथ रेट है बढ़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसको देते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया, लैंसेट से भी विड्रॉ करना पड़ा। इसी तरह डेक्सामेथासोन के बारे में भी कहा, रेमडेसिविर के बारे में भी बड़े बड़े मतलब कई बार यू टर्न ये एजेंसीज लेती रहती हैं। अब ये क्या इनका रीज़न है, ये तो देखना पड़ेगा। तो इस तरह की बात चल रही है अभी। अब आप देखिए, जैसे कि देश के अंदर हर्बल मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन में काढ़ा वाढ़ा पिलाने की बात चल रही है, ये भी काफ़ी तरह से चल रही है और यूट्यूब पे तो काफ़ी ये है। अब रही बात जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की, ये पोस्ट वैदिक पीरियड में 800 से 1000 एडी के आसपास इसका डेवलपमेंट हुआ। उस समय चरक हुए और सुश्रुत हुए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, जो आज भी एज ए रेफरेंस बुक ट्रीट की जाती है। इवन मॉडर्न साइंस के लोग भी इनको रेफ़र करते हैं कई बार। और अलग अलग तरह की जो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ दी हैं, तरीके सुझाए हैं, जो आजकल जो नए डेवलप्ड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हैं देश के ऑफ रिप्यूट, वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं इसको। धीरे धीरे आयुर्वेद का बढ़ावा दिन पर दिन होता जा रहा है। अब रही बात एक जो है कि अभी एक चीज़ और देखने में आई है कि एक केल यूनिवर्सिटी जर्मनी ने एक बात कही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन A- के जो
ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर ज़्यादा होगा और ओ माइनस वाले ब्लड ग्रुप के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन कम होगा। तो मैंने इसके बारे में एक्सपर्ट्स से बात की जो WHO में भी रह चुके हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी उनका संबंध रहा है। तो उन लोगों ने इस बारे में कुछ कहने से कोई बिना किसी कंक्लूसिव एविडेंस के कहने पे कुछ उन्होंने असमर्थता अपनी जताई। तो कहा इसको पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा, क्या सैंपल साइज़ लिया, कैसे उस बारे में वो मतलब ठोस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल्दो ये पब्लिश पेपर है, क्या सैंपल साइज़ था, क्या उनकी लिमिटेशन थी स्टडी की, इस बारे में कुछ क्लियर कट नहीं है, इसलिए इस बारे में बोलना उचित नहीं होगा। अब एक बात और आती है कि विटामिन सी की बात आती है कि विटामिन सी का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नो डाउट विटामिन सी का उपयोग बहुत लाभदायक है, लेकिन विटामिन सी शुड नॉट बी इन द केमिकल फॉर्म या सिंथेटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यदि आप नेचुरल फॉर्म में इसको ले सकते हैं विटामिन सी तो डेफिनेटली फ़ायदा करती है। इसी तरह विटामिन डी का भी रोल ऐसा ही है। विटामिन डी भी आपको जो वायरल प्रॉब्लम्स होती है इनसे आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो ये सब काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है। मतलब ये हर्बल या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के बारे में कोई भी शक शुबा नहीं है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये कोविड को रोक लेगा या नहीं रोकेगा। हाँ, नो डाउट आपकी जो इम्यूनिटी ये बढ़ाने में सक्षम जरूर होगा, तो इसलिए आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अब जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो भी एंटीवायरल उनकी प्रॉपर्टीज़ होती वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब नैनो पार्टिकल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मतलब आप जैसे सिल्वर का कोई आपके पास है आपका बर्तन घर के अंदर, या आपके पास कॉपर का, उसमें पानी भर कर रख दीजिए, पानी उसके बाद 3-4 घंटे के बाद उसी पानी को आप सेवन करते हैं, लेते हैं, तो उसमें कहते हैं नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं जो आपको वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। अब काढ़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, जो आयुष मिनिस्ट्री ने भी बता रखा है कि काढ़े को इस्तेमाल करें। तो काढ़े में क्या होता है, तुलसी के पत्ते हैं 4-5 ले लेते हैं, दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, और यदि कच्ची हल्दी मिल जाए तो आपको कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें शहद मिला सकते हैं या गुड़ मिला के इसको उबालें और 3-4 बार आप दिन में पी सकते हैं। ये बताया जाता है कि काफ़ी फ़ायदा करता है ये। अब एक समस्या और आती है मास्क को लेकर, हैंड सैनिटाइज़र को लेकर। तो मेरा मानना है मास्क के बारे में तो आपको बता ही दिया, 0.125 माइक्रोन के आसपास का वायरस होता है। इवन N95 से भी आप कहें तो N95 से भी रुकेगा नहीं, 100% तो आप नहीं कर सकते कि आप इसको रोक सकते हैं। तो कितना इफेक्टिव होगा ये तो क्वेश्चनेबल चीज़ है और डिस्कशन की बात है। और नो डाउट आप फर्दर जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस को आप रोक सकते हैं। यदि आप इन्फेक्टेड हो तो आपकी वजह से किसी और को नहीं हो सकता है। अब रही हैंड सैनिटाइज़र की बात, ये पर्सनल हाइजीन की बात, ये बार बार हाथ धोने की बात, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पॉलिसी लेवल पर इसको देखना मतलब बड़ा कठिन काम है। क्योंकि देखिए कि दुनिया भर में खाली 3% लोगों को ही फ्रेश पानी, जो पीने के लायक पानी है, वो अवेलेबल है, और 2.7 बिलियन लोग ऐसे हैं जो उनको महीने में एक महीने में साल में एक बार पानी मिलता है, साल में एक महीने के लिए ही पानी मिल पाता है। और 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको लैक ऑफ एक्सेस है वाटर की, पानी तो उनको मिलता ही नहीं है। तो कितना डिफ़िकल्ट होगा इस सिचुएशन में। आप कहते हैं हैंड वॉश कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, तो यदि आप पानी पीने का नहीं है तो कैसे करेगा? ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट विडम्बना है अपनी प्रकृति की कि अब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है। तो पहले तो हमें बेसिक्स कंप्लीट करनी होगी, न्यूट्रिशन की बात करनी होगी, और फिर आप इस बारे में आप सलाह दी जा सकती है। और मेरा मानना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र, यदि आपका नॉर्मल साबुन भी आपके पास है तब उससे आप कायदे से धोएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। तो ये ज़्यादा उचित चीज़ लगती है करने के लिए। अब जो है ये हर्बल की बात हो गई आपके। अब ये देखा मर्टलिटी रेट की बात है। मर्टलिटी रेट जब देखा गया 0 to 60 का जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंडिया में कम है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ मर्टलिटी का रेट ज़्यादा है। तो ये देखा गया क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग जो है या फर्टिलिटी रेट जो है ड्यू टू कोविड इन लेस देन 60 ईयर्स के अंदर लगभग 2% के आसपास ही, और मोर देन 80 ईयर्स के अंदर इसकी ये 12 से 15% तक पहुँच जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डाइंग है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ बहुत ज़्यादा है, एवरेज एज भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। और बनस्पत इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिला है और ये प्रॉब्लम कम से कम नहीं आई है। वैसे भी देखा जाए जो बीमार
पड़ने में जो जो लोग बीमार पड़ते हैं उसमें आप यदि 95% लोगों का अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज कराया जा सकता है, और 5% के लिए ही आपको एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि काफ़ी तक डिजीज़ जो होती हैं सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। यदि कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो इवन कोविड जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है घर बैठे होम बेस्ड ट्रीटमेंट से, या होम बेस्ड जो रेमेडीज़ हैं, हर्बल ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, और बहुत सारे आयुष मंत्रालय ने भी दे रखी है, उससे आप काफ़ी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्टीमेटली मैं खाली यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना को ऐसा ना माना जाए कि इट्स ओनली ए हेल्थ प्रॉब्लम, इट्स हेल्थ एज वेल एज ए सोशल प्रॉब्लम, एक सामाजिक समस्या भी है इसका कोरोना को लेकर। तो इसको ऐसा मानना ये ठीक नहीं होगा। और ये है कि हेल्थ को, मतलब मेरा मानना है कि हेल्थ को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हेल्थ खाली आप मेडिसिन से ट्रीट करने की बात करेंगे इंस्टेड ऑफ मतलब टैकलिंग द सोशल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में देखा गया था, तो जब उसको सोशोलॉजिकल ओरिएंटेशन दिया गया 60s के अंदर, उसके बाद से उसमें काफ़ी सुधार आया है। और अल्टीमेटली मैं ये खाली कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोरोना शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द डिजीज़, इसको अ डिजीज़ मतलब ये भी एक पब्लिक हेल्थ समस्या है, इसको इस तरह से मानकर देखना चाहिए। और आशा इसको ऐसा नहीं है कि बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल अप्रत्याशित चीज़ है। ये वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ आती है, वायरसेस बहुत दिनों से दुनिया के अंदर हैं, और इस तरह आएंगे और जाएंगे, और हमें इनके साथ रहना सीखना पड़ेगा। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।